सिंहावलोकन 2 सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीज। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब ड्यूक ऑफ यॉर्क भारत के दौरे पर आए थे तब वे पुणे में सरकार की ओर से जो जंगी सभा आयोजित की गई थी उसमें उपस्थित रहने के लिए ज्योतिबा को निमंत्रण भेजा गया था। उस समय ज्योतिबा के मन में विचार आया कि ड्यूक साहब के माध्यम से लंदन के लोगों को भारतीय किसानों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाए। वे अपने हाथ में निमंत्रण पत्र लेकर राजसी मंडप में गए और वो भी भारतीय किसान के फटे पुराने कपड़ों में। उनकी फटी पुरानी धोती, सिर पर पुराना फटा साफा, बदन पर कटा फटा कुर्ता और कंधे पर पुराना सा कंबल। ज्योतिबा को इस रूप में देखकर कलेक्टर लज्जित हो गया। जब सन 1888 में कांग्रेस का सम्मेलन बम्बई में हुआ था उस समय भी उन्होंने किसान का एक पुतला मंडप के प्रवेश द्वार पर खड़ा कर नेताओं का ध्यान किसानों की स्थिति और समस्याओं की ओर आकर्षित किया था। एक तरफ ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों को और ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म को नंगा करने का काम कर रहे थे तो दूसरी ओर समाज कल्याण के कार्य भी कर रहे थे। उनके प्रचार के कारण गैर ब्राह्मण समाज में जागृति पैदा हुई थी। पूना में एक नाई ने अपने नए मकान के गृह प्रवेश के कार्यक्रम के लिए ब्राह्मण को बुलाया। नाई के घर के गृह प्रवेश या कार्य करने वाले ब्राह्मण पर अन्य कर्मठ ब्राह्मणों ने जाति पंचायत करने का फैसला किया। उसके कारण पूना के ब्राह्मणों और नाइयों में ठन गई। नाई लोग ज्योतिबा के पास गए। ज्योतिबा ने उनको सलाह दी कि तुम लोग ब्राह्मणों की हजामत मत कीजिए। उसके अनुसार नाइयों ने ब्राह्मणों का बहिष्कार किया और जाति पंचायत के द्वारा उस तरह का प्रस्ताव मंजूर करके उसको प्रकाशित किया। उससे पूना के ब्राह्मण सकपका गए। उन्होंने जाति बहिष्कार करने का फैसला वापस ले लिया। ये मामला सन 1860 में न्यावर्ण्यासस्त नाम से पूना में काफी चर्चित रहा। ज्योतिबा फूले अपने प्रचार में इन बातों की ओर लोगों का ध्यान ज्यादा आकर्षित करते थे कि ब्राह्मण लोग गैर ब्राह्मणों को धार्मिक बातों में किस प्रकार फंसाते हैं, उसी प्रकार सामान्य व्यवहार में भी वे गैर ब्राह्मणों का किस प्रकार से खून चूसते हैं। उसी प्रकार ब्राह्मण साहूकार लोग गैर ब्राह्मणों को और किसानों को किस प्रकार लूटते हैं। इसके कई उदाहरण इकट्ठा करके उन्होंने जुन्नर तहसील के किसानों की ओर से शिकायत पत्र सन 1884 के जुलाई माह में सरकार के पास भेजा था। ज्योतिबा ने सन 1863 में गर्भवती विधवाओं के लिए, चाहे वो ब्राह्मण विधवा गर्भवती हो या गैर ब्राह्मण, उसके प्रसूति की व्यवस्था करने के लिए एक संस्था स्थापित की थी। वो उस प्रकार के भारत की पहली संस्था थी। प्रार्थना समाज के दो प्रमुख कार्यकर्ता लाला शंकर और उमिया शंकर को इस कार्य से प्रेरणा मिली और उन्होंने सन 1878 में पंढरपुर में अनाथ बालकाश्रम शुरू किया। उसी समय लोक हितवादी ने नासिक में एक संस्था की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले ने दीनबंधु पत्रिका में विधवाओं के संबंध में लेखमाला शुरू की और विधवाओं के सिर मुंडन की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले आंदोलन का आरंभ किया। नाइयों का वर्ग बेवजह विधवाओं का शाप अपने सिर पर ले रहा है। केश मुंडन के पापाचार से उनको लाभ होता हो, ऐसी भी बात नहीं। इस प्रकार के कई लेख दीनबंधु में प्रकाशित हुए
दीनबंधु के संपादक ने नाइयों को प्रत्यक्ष उपदेश देकर इस संबंध में उसने नाइयों के मन में परिवर्तन की भावना कूट कूट कर भर दी। दीनबंधु पत्रिका को उनके व्यवसायी भाइयों ने इंदु प्रकाश और सुबोध पत्रिका बढ़ावा दिया। इंदु प्रकाश पत्रिका में एक गृहस्थ ने इस प्रकार का विज्ञापन छपवाया कि केश मुंडन की जबरदस्ती के खिलाफ यदि कोई विधवा फौजदारी में फरियाद लेकर जाने के लिए तैयार हो तो उस काम के लिए जितना पैसा लगेगा उतना पैसा खर्च करने के लिए हम तैयार हैं। उस समय इंदु प्रकाश पत्रिका की इस प्रकार की सोच सामने आई कि विधवाओं को इस जुल्म को समाप्त करने के लिए फौजदारी कोर्ट में चले जाना चाहिए। ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से नाइयों की एक बड़ी सभा 14 अप्रैल 1888 को एल्फिंस्टन हाई स्कूल के नज़दीक कैंप मैदान में हुई थी। उसमें 400-500 नाई इकट्ठा हुए थे। उसमें प्रार्थना समाज और आर्य समाज के कुछ नेताओं के भग्गी व्याख्यान हुए। उसमें कई नाइयों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। उसमें एक बूढ़े गृहस्थ नाई ने कहा कि जो पाप कर्म ब्राह्मण लोग हम लोगों को 4-5 आने की प्राप्ति के लिए करने लगते हैं उसके वे स्वयं 8-10 रुपए लेते हैं। सभा में इस तरह के प्रस्ताव मंजूर हुए कि विधवाओं के सिर मुंडन नहीं करना चाहिए। नाइयों की सभा का समाचार लंदन में भी पहुंचा। वहां की कुछ महिलाओं ने नाइयों की उदारता के लिए प्रतिबद्धता के लिए एक अभिनंदन पत्र भेजा। नाइयों ने भी पत्रोत्तर के रूप में बॉम्बे गजट में उनके प्रति आभार प्रदर्शन का पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने इस बात के लिए भी अनुरोध किया कि हमारा निश्चय सफल करने के लिए यूरोप की महिलाओं को मदद करनी चाहिए। लेकिन बाद में अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभा और प्रस्ताव के आगे यह आंदोलन बढ़ नहीं सका। 27 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले का परिनिर्वाण हुआ। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल तक ब्राह्मणेतर समाज में आंदोलन चलाने के लिए लगातार संघर्ष किया। उन्होंने जन सेवा के लिए अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फूले का कार्य उनके जीवन काल में संपूर्ण देश में नहीं फैल सका। फिर भी गैर ब्राह्मण समाज के अज्ञानी और प्रताड़ित लोगों में अपने आप को जागृत करने की मशाल सबसे पहले उन्होंने ही प्रज्वलित की। सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में सन 1919-1927 के समय गैर ब्राह्मण समाज में अर्थात बहुजन समाज में जोरदार विचार जागृति अभियान चलाया। इसलिए ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज दोनों गैर ब्राह्मण बहुजन समाज के विचार क्रांति की प्रेरणा है, इसमें कई संदेह नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय भीम, नमो बुद्धाय।